फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएसटी विद साहिल पे, जहां आज हम डिस्कस करेंगे सीए इंटर अमेंडमेंट्स फॉर जनवरी 2025। आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी और इस तैयारी के बीच में अमेंडमेंट का फटाका आपको झेलना पड़ेगा। ज्यादा कुछ अमेंडमेंट्स आए नहीं है, काफी रिलेवेंट अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम के लिए हैं। तो यार पहला जो अमेंडमेंट है राजा, वो है हमारा सप्लाई चैप्टर का। अब देखो अमेंडमेंट क्या है। पूरे अमेंडमेंट का मैंने आपके लिए एक शानदार से हैंड रिटन नोट्स बनाए, ये देख लिया तो इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो अमेंडमेंट क्या है और क्या इशू था। बहुत बार क्या होता है ना, आपने है ना वारंटी का कॉन्ट्रैक्ट सुना होगा। वारंटी में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एप्पल का मोबाइल फोन परचेस करा, अब ये जैसे ही मैं एप्पल का मोबाइल फोन खरीदता हूं तो एप्पल वाले मुझे 1 साल की फ्री वारंटी देते हैं। अब जैसे ही वो 1 साल की फ्री वारंटी देते हैं तो उसके ऊपर वो पैसे भी लेते हैं। जो हमारे पूरे पैसे लगे उसमें उन्होंने वारंटी के पैसे भी लिए। तो लॉजिकली डाउट बस इतना सा ये आया कि सर ये वारंटी के ऊपर जीएसटी का क्या सीन होगा। अब देखो ध्यान से अलग अलग केसेस। पहला केस, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंज्यूमर को वारंटी दे रहा है और इस वारंटी के कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं कर रहा है। सर पैसे वारंटी के तो चार्ज करेंगे नहीं क्योंकि वो तो है ही वारंटी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या दी जा रही है, वारंटी। क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? अब आपको मालूम है सर सप्लाई में 3 बातें होती है, एक्टिविटी, बिजनेस और कंसिडरेशन। और अगर ये तीनों टेस्ट फुलफिल होती है तो ही हम जीएसटी की बात करते हैं। अब यहां पे जो मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को दे रहा है वारंटी, इसके पैसे चार्ज नहीं कर रहा है, मतलब देयर इज नो कंसिडरेशन। और जब कोई कंसिडरेशन ही नहीं है तो क्या ये सप्लाई नहीं बनेगा, और जब ये सप्लाई नहीं बना तो इसके ऊपर हम जीएसटी की बात भी नहीं करेंगे। तो दिस इज जस्ट सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। इसमें क्या ही सर अमेंडमेंट है। एक और चीज सर, अगर डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है कंज्यूमर को तो भी वही बात है। डायरेक्टली हम एप्पल का मोबाइल मैन्युफैक्चरर से थोड़ी खरीदेंगे, हम जनरली डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूटर ने कंज्यूमर से अलग से पैसे चार्ज करे? सर डिस्ट्रीब्यूटर ने कंज्यूमर से अलग से पैसे चार्ज नहीं करे। जब अलग से पैसे चार्ज ही नहीं करे तो दिस विल नॉट अ सप्लाई एंड देयर विल बी नो जीएसटी। अब आईटीसी चैप्टर से इसको इंटरलिंक करेंगे क्योंकि सिर्फ सप्लाई चैप्टर में अमेंडमेंट नहीं आया, सप्लाई के साथ साथ इसको इंटरलिंक इसमें भी करा आईटीसी। आईटीसी में हमने एक नियम पढ़ा था। नियम बस इतना सा था कि अगर आप आगे से जीएसटी लाके दोगे तो जो भी आपने जीएसटी परचेस पे करा है उसका आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी। सर एक दिक्कत हो गई, आपने तो ये वारंटी कैसे दी? तो क्या मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर बोलो या ओईएम बोलो, ओईएम इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, क्या मैन्युफैक्चरर को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? अब सुनो ध्यान से, मैन्युफैक्चरर तब आईटीसी रिवर्स करेगा जब हम कंज्यूमर को कोई एग्जम्प्ट सप्लाई दे रहे हो। ये जो वारंटी है ना, इसके पैसे लिए हैं। आप ये मत समझो ये वारंटी फोकट है, वारंटी के पैसे लिए हैं, बाद में नहीं लिए। शुरू में जब आपको वारंटी दी थी ना तो उसी में वारंटी के पैसे आपसे ले लिए थे। सर ये तो फिर कंपोजिट सप्लाई हुई। हाँ ये कंपोजिट सप्लाई हुई और इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो है मोबाइल। आया आपको समझ में? तो राजा बस एक ही बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि सर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट वारंटी जारी है तो दिस इज नॉट अ सप्लाई एंड देयर वुड बी नो जीएसटी। और क्या मैन्युफैक्चरर को आईटीसी रिवर्स करना है? सर कोई आईटीसी रिवर्सल की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज नॉट अ एग्जेम्प्ट सप्लाई। सर व्हाट इफ अगर वारंटी के अलग से पैसे लिए जा रहे हैं? यार जब अलग से पैसे लिए जा रहे हैं तो एक्टिविटी भी है, बिजनेस भी है, कंसिडरेशन भी है, तो फिर ये सप्लाई बन गया और फिर जीएसटी की बात भी होगी। कितना शानदार मैंने चार्ट बनाया। इशू 1 एंड इशू 2 हो गया बस आपका अमेंडमेंट। ये देख लो आप, इशू 1 इशू 2। हाँ जी, प्रिंस कल करवा चौथ है, उसने मेरे लिए व्रत भी रखा होगा बेटा। आ जाओ इश्यू नंबर 1। इश्यू 1 क्या है, सिर्फ आप इतना सा देखो,
whether the GST would be payable on replacement of part without any consideration from customer। तो क्या क्लैरिफिकेशन है, देखो वैल्यू ऑफ ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोवाइडेड अलोंग विथ वारंटी, तो जब हमने शुरू में बेचा था तभी हमने सामने वाले से किसका भी पैसा ले लिया था, वारंटी का पैसा भी ले लिया था। आपको मालूम है अक्सर कॉन्ट्रैक्ट में ना वो आपसे पूछता है कि भैया 1 साल की वारंटी चाहिए या 2 साल की। अगर आप बोलोगे ना 2 साल की वारंटी चाहिए तो बोलेगा फिर भैया आपके थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, और अगर आप बोलोगे ना भैया मेरे को वारंटी नहीं चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली पैसे भी कम लेगा। इसका मतलब है सर हमारा तो काटा जा रहा है। हाँ बेटा तुम्हारा काटा जा रहा है, तुमसे वारंटी के पैसे तो लिए जा रहे हैं पर तुम्हें बताया नहीं जा रहा है कि वारंटी के पैसे भी इसके अंदर इंक्लूडेड। आई बात समझ में? तो जब भी हम मोबाइल खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स महंगा आइटम खरीदते हैं तो जनरली वारंटी का पैसा हम उसी टाइम पे दे देते हैं जब हमने ओरिजिनल गुड्स को खरीदा। ठीक है, तो बस देखो ना यार ध्यान से, देखो कितना बढ़िया लिखा है, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स रिप्लेसमेंट टू कस्टमर ड्यूरिंग वारंटी, so therefore no GST is chargeable, however if any additional consideration is charged then GST would be payable। सिंपल सा अगर क्वेश्चन अमेंडमेंट में से आया तो आ सकता है, सिंपल 5-6 केस बना के इसी में से पूछ सकता है। अगर आपने मेरा ये वाला चार्ट देख लिया तो ITC भी कवर्ड हो गया और ये भी खत्म हो गया। ठीक है, लिटरली बेटा 1 से 2 घंटे खुद फैकल्टी को लगे हैं कल ये अमेंडमेंट चार्ट बनाने के लिए। तो ये अमेंडमेंट चार्ट कोई ऐसा नहीं है आंख बंद करी और बन गया, बड़ा दिमाग लगाया है। सप्लाई चैप्टर, फिर ITC में रिलेवेंट पढ़ा है, फिर उसके बाद सिर्फ सबसे छोटा चार्ट। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया सर। इशू नंबर 2, इशू 2 यही वारंटी कौन दे रहा है राजा? फुकट में दे रहा है ना, फुकट में दे रहा है, नो कंसिडरेशन तो कोई GST नहीं। पर सर अगर अलग से पैसे ले रहा है देन GST विल बी पेबल। इशू 1 एंड 2 क्लियर है क्या? सर लगे हाथ इसी को ITC में भी बता दो। तो देखो आप इशू 1 यही सेम कहां पे, ITC। अपन अलग अलग नहीं पढ़ेंगे ITC का अमेंडमेंट, अपन तो ये चार्ट आखिरी दिन पढ़ के चले जाएंगे, अपना काम हो जाएगा। अब देखो क्लैरिफिकेशन, वही बात है कि जब हमने शुरू में बेचा था तो ही कॉस्ट इंक्लूड करके बेचा था। अब भला क्या मैन्युफैक्चरर को कोई रिवर्स करना है ITC? सर मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स द ITC क्योंकि ये कोई एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं है। ठीक है, बोलो ये क्लियर हो गया क्या आपको? पक्का। अब आ जाओ आप इशू नंबर 3 और 4। इशू नंबर 3 और 4 बड़े गजब है, देखना क्या है भाई। यहां पे है डिस्ट्रीब्यूटर, सपोज करो एप्पल कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर, और यहां पे है कंज्यूमर। आप अपना ही किसी का नाम ले लो, निशु पटेल का नाम ले लेते हैं, तो निशु यहां पे है अपना कंज्यूमर। निशु गया डिस्ट्रीब्यूटर के पास, बोले भाई अपना तो वारंटी में पीस है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला हाँ हाँ सर आपका वारंटी में तो फ्री ऑफ कॉस्ट। पर डिस्ट्रीब्यूटर अल्टीमेटली वो तो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो तो पैसे लेगा, किससे लेगा? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा देखो कंज्यूमर आपको तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, आप जाओ, आपका तो कोई GST की बात नहीं होगी। पर डिस्ट्रीब्यूटर एक बिल बना के देगा किसको? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को, और ये बिल बना के बोलेगा कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर मेरे को पैसे चाहिए। तो सपोज करो डिस्ट्रीब्यूटर ने बिल बनाया 5,000 रुपए का, क्या डिस्ट्रीब्यूटर इस पे GST चार्ज करेगा? सर एक्टिविटी है, बिजनेस है, कंसिडरेशन है, तो अब GST भी चार्ज करेगा। तो 18% 90 रुपए। क्या OEM को इसका ITC मिल जाएगा? हाँ सर OEM को इसका ITC भी मिल जाएगा। आया समझ में? सर कल को डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर से नहीं किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहा है तो हमें क्या लेना देना? या तो मैन्युफैक्चरर से चार्ज करें या सर फिर ITC किसको मिल जाएगा? आया समझ में? और OEM कितना पे करेगा? सर 5,000 नहीं, 5,000 प्लस 90, तो टोटल हो गया कितना? 5,090। इशू 3 क्लियर है? तो देखो इशू नंबर 3 क्या है? इशू नंबर 3 बस इतना सा ही था
कि भाई मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में क्या क्या होगा। अभी डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर छोड़ दो, वो तो बहुत सिंपल है, और मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर भी छोड़ दो। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसके बारे में। अब इसमें 4 केसेस हैं। कितने केसेस है भाई? 4। उसमें से पहला केस मैंने आपको बता दिया कि जब डिस्ट्रीब्यूटर ओईएम से पैसे चार्ज कर रहा है। डन है क्लास? सर दूसरा केस, ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, और यहां पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला भाई मैं मेरे पैसे से तो गुड्स नहीं दूंगा, आप मुझे गुड्स दो। कंज्यूमर को देना है भाई, सपोज करो इसका कुछ बैटरी इसका खराब हो गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा साहब 2 दिन रुको, वो मैन्युफैक्चरर से आएगा सामान, इसमें डाल देंगे, बना देंगे। ओईएम ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। कैसा दे रहा है ये? क्या जीएसटी की बात होगी? नहीं। क्या कोई आईटीसी रिवर्सल होगा? सर काय का आईटीसी रिवर्सल, कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो बी वाला केस क्लियर है? रिक्विजिशन मतलब होता है रिक्वेस्ट, ये फॉर्म रहता है रिक्वेस्ट फॉर्म। तो कौन रिक्वेस्ट कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूटर। किसको? ओईएम। काहे की रिक्वेस्ट? कि भाई ये जो पार्ट कंज्यूमर में लग रहा है ये वाला पार्ट मुझे चाहिए। अब थर्ड वाला केस ध्यान से सुनना। ओईएम ने डिस्ट्रीब्यूटर को 10,000 का माल पुराना भेजा था, उस पे जीएसटी कितना था? 1800। डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल पड़ा है, कंज्यूमर आया, कंज्यूमर से तो हम पैसे चार्ज नहीं कर रहे, बट डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है कि यार ये जो मेरे पास माल पुराना पड़ा है इसी में से मैं 2,000 रुपए का यूज कर लेता हूं। आ रही आपको बात समझ में? आ रही है कि भाई ओईएम ने पुराना माल बेचा था 10,000 का, प्लस जीएसटी 1800, टोटल हो गया 11,800। अब डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है कि भाई मेरे को मैन्युफैक्चरर से मंगवाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें से मैं कितने का यूज कर लेता हूं। अब कायदे की बात यह है कि ओईएम क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट, क्योंकि 10,000, अब वो 10,000 की लायबिलिटी थोड़ी होगी, 10,000 में से कितना माइनस हो जाएगा, तो कितने का क्रेडिट नोट इशू करेगा सर? 2,000 रुपए का क्या इशू करेगा? अच्छा, ये जो 2,000 रुपए का क्रेडिट नोट इशू करा, इससे ओईएम अपनी लायबिलिटी, सिर्फ लायबिलिटी रिड्यूस होगी कि डिस्ट्रीब्यूटर को अपना आईटीसी भी कम करना पड़ेगा? हाँ, तो सर अगर ओईएम क्रेडिट नोट इशू कर रहा है तो ओईएम तो अपनी लायबिलिटी कम करेगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है 10,000 का माल भेजा था, उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर तुमने कितने का यूज कर लिया, तो बनी बात है ओईएम बोलेगा ठीक है हम आपको 2,000 रुपए का क्या इशू करते हैं। और सर जैसे ये क्रेडिट नोट इशू करेगा तो इसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, जैसे ही इसकी लायबिलिटी कम होगी तो हम डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेंगे भाई तूने आईटीसी 10,000 पे लेके रखा है तो अब तेरे को भी कम करना पड़ेगा। इसका मतलब है 2,000 का 18% हो गया 360 रुपए। ये 360 का ओईएम को लायबिलिटी कम करना पड़ेगा और लगे हाथ इस डिस्ट्रीब्यूटर को 360 रुपए का क्रेडिट भी कम करना पड़ेगा। बोलो सी वाला केस क्लियर है क्या? सर उसके बाद लास्ट से डी वाला केस, बस डी वाले केस में भी भाई रिक्विजिशन भेजा जा रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर और ओईएम कैसा कर रहे हैं सर? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई आईटीसी रिवर्सल की जरूरत नहीं है। मतलब क्रक्स की बात बोलूं ना तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो न तो डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर से जीएसटी चार्ज करेगा और न ही मैन्युफैक्चरर को कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत है। और अगर पैसे वैसे चार्ज कर रहे हैं या क्रेडिट नोट इशू हो रहा है तो सर मैन्युफैक्चरर को भी लायबिलिटी कम करनी पड़ेगी और अकॉर्डिंगली जो डिस्ट्रीब्यूटर का आईटीसी है वो भी कम हो जाएगा। डन है क्या सर? अब आ जाओ भाई इशू नंबर 4 पे। इशू नंबर 4, भाई हम तो पैसे चार्ज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है ओईएम हम तो क्या चार्ज करेंगे? पैसे। क्या कर सकते हैं? कंज्यूमर से चार्ज नहीं कर सकते, मरता क्या ना करता, कहीं से तो पैसे लेगा। अब अल्टीमेटली ये तो डिस्ट्रीब्यूटर है ना यार, और डिस्ट्रीब्यूटर की ऐसी डीलिंग होती है, हमारी क्या गलती? आपका डिस्ट्रीब्यूटर बना थोड़ी रहा है, वो तो सिर्फ क्या कर रहा है यार, एप्पल का इंस्पायर कंपनी अगर कोई मोबाइल खराब हो गया तो इंस्पायर कंपनी आपसे पैसे नहीं लेगी,
पर इंस्पायर कंपनी बोले यार हमारी थोड़ी गलती है, इंस्पायर डायरेक्ट किसको, एप्पल को रिक्विजिशन भेजेगी, बिल बना के भेजेगी कि भाई इतना इतना आइटम लगा है, आप पैसे दो क्योंकि मोबाइल आपने बनाया, हम तो सिर्फ क्या है। तो सर अगर डिस्ट्रीब्यूटर बिल बनाएगा तो एबीसी टेस्ट फुलफिल हुई, सप्लाई भी हुआ, जीएसटी भी हुआ, क्या ओईएम को आईटीसी मिल जाएगा? हाँ सर ओईएम को आईटीसी मिल जाएगा। डन है क्या क्लास? बस हो गया, यही सबसे बड़ा अमेंडमेंट है, ठीक है। और फिर छोटे छोटे अमेंडमेंट अपन डिस्कस करेंगे। अब आ जाओ अपन रीडिंग ले लेते हैं। अब आप रीडिंग लोगे ना, आप बोलोगे सर क्या बच्चों जैसी बात लिखी है, क्योंकि अब अपन ने सब देख लिया। तो इशू नंबर 3 में टोटल कितने केसेस हैं? 4। यही 4 करस्पॉन्डिंग केसेस कहां भी देखोगे? आईटीसी में। तो आ जाओ भाई 4 केस। पहला केस, डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द पार्ट्स आइदर बाय यूजिंग हिज और बाय परचेसिंग फ्रॉम, और ये पैसे कंज्यूमर से नहीं ले रहा है, तो बिल बनाएगा। अब बिल बनाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, याद करो 1000 का बिल बनाया प्लस 180 का जीएसटी, ये मैन्युफैक्चरर को कितने देने पड़ेंगे? 1180। क्या मैन्युफैक्चरर को आईटीसी मिल जाएगा? हाँ सर। क्या मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे करना पड़ेगा? हाँ सर मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना ए वाला केस। देखो ध्यान से, इशू नंबर 3। तो डिस्ट्रीब्यूटर तो अल्टीमेटली किससे लेगा? उसको कोई मतलब नहीं, वो थर्ड पार्टी से पार्ट लेके आए, वो जहन्नुम से पार्ट लेके आए। डिस्ट्रीब्यूटर सर अल्टीमेटली किससे निपटेगा? आई बात समझ में? क्योंकि यार वो अपनी जेब से पैसे थोड़ी देगा, वो तो बोलेगा ना भाई मेरा जो खर्चा हुआ है आप ओईएम दो, भले फिर वो ओईएम से डायरेक्ट पार्ट ले ले या किससे ले ले। डन है क्या क्लास? सर बी वाला देखो, बी वाला क्या बोल रहा है? मैन्युफैक्चरर इज प्रोवाइडिंग सच पार्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट सेपरेटली चार्जिंग कंसिडरेशन। मतलब मैन्युफैक्चरर बोल रहा है भाई फोकट में ले जा तू, हम तेरे से कोई पैसे वैसे नहीं ले रहे हैं। तो जब पैसे ही नहीं ले रहे तो कोई जीएसटी की बात नहीं, और जब कोई जीएसटी की बात ही नहीं तो मैन्युफैक्चरर को कोई आईटीसी रिवर्स भी नहीं करना। थर्ड केस में क्या है सर? थर्ड केस में मैन्युफैक्चरर क्या इशू कर रहा है? क्रेडिट। जैसे ही इसने यहाँ पे क्रेडिट नोट इशू करा तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर को अपना आईटीसी भी कम करना पड़ेगा। और फोर्थ केस में डिस्ट्रीब्यूटर खुद के स्टॉक से कंज्यूमर की सेवा कर रहा है, पर सर डिस्ट्रीब्यूटर पैसे लेगा किससे? मैन्युफैक्चरर से। तो जैसे ही मैन्युफैक्चरर से पैसे लेगा, और अगर मैन्युफैक्चरर वो पार्ट्स फ्री में देते, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, मैन्युफैक्चरर ने बोला ये ले डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में ले जा, अंडर डिलीवरी चालान, नॉट अंडर टैक्स इनवॉइस, क्योंकि टैक्स इनवॉइस तब बनेगा जब पैसे लिए जाएंगे। तो क्या कोई पैसे लिए जा रहे हैं? कोई पैसे नहीं लिए जा रहे। और इशू नंबर 4 क्या है सर? कौन चार्ज कर रहा है? अब हम चार्ज कर रहे हैं सर, जब चार्ज कर रहे हैं तो जीएसटी लगाओ और अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरर को आईटीसी भी दे दो। डन है क्या क्लास? सर यही सेम चीज आईटीसी में भी बताऊं? हाँ, अब आईटीसी में आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि अब आपने सारा देख लिया। इश्यू 2 में ए वाला केस, ए वाला केस वो था जहां पे पैसे लग रहे थे और डिस्ट्रीब्यूटर किससे ले रहा था पैसे? मैन्युफैक्चरर से। 1000 प्लस 180, और मैन्युफैक्चरर को बदले में क्या मिल रहा था? ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? तो बस यही है, देखो पढ़ो ध्यान से। अगर फ्री है फ्री तो अलग बात है, अब यहाँ पे पैसे ले रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी देना पड़ेगा और मैन्युफैक्चरर के आईटीसी ले लेगा। हाँ सर मैन्युफैक्चरर आईटीसी ले लेगा, अज्यूमिंग सेक्शन 16 की सारी कंडीशन फुलफिल होती है। दूसरा केस, मैन्युफैक्चरर इज प्रोवाइडिंग विदाउट, जब कोई चार्ज ही नहीं करा तो कोई आईटीसी रिवर्सल की भी बात नहीं होगी। फिर मैन्युफैक्चरर क्या इशू कर रहा है? क्रेडिट नोट। जब क्रेडिट नोट इशू कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर भाई आपको आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपने स्टॉक से रिप्लेस कर रहा है और बाद में रिक्वेस्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरर को, और मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर रहा है पैसे लेके नहीं फ्री में, तो भी कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। और ये इशू नंबर 3 भी सर वैसा ही है कि अगर पैसे ले रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर को आईटीसी मिल जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर एक बिल बना के दे देगा। डन है क्या क्लास? कितना सिंपल है सर। एक फोर्थ वाला बहुत ही सिंपल। अब आप बताना फोर्थ वाला केस, एक्सटेंडेड वारंटी। अब कल परसों की बात है, इसका वारंटी पीरियड खत्म हो गया। मैंने एप्पल कंपनी को बोला यार कुछ प्रॉब्लम आ रही, कुछ करूं? तो एप्पल कंपनी बोला सर इसके तो पैसे लगेंगे क्योंकि पीस वारंटी में है ही नहीं।
तो मैंने बोला यार कुछ वारंटी बढ़ा दो। तो बोले हाँ हाँ वारंटी बढ़ा देंगे, पर उसके अलग से पैसे लगेंगे। क्या जीएसटी लगेगा? हाँ सर जीएसटी भी लगेगा, क्योंकि वो तो अलग से पैसे ले रहे हैं। और सर धंधा है भाई अपना, तो 1 साल की वारंटी है। अरे आप बताओ, जब आप लेक्चर खरीदते हो तो 1.5 व्यूज आते हैं, फिर उसके बाद आप बोलते हो सर हमको 2 व्यूज चाहिए, तो क्या सामने वाला पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं? अरे 100% पैसा लेता है ना भाई। तो वैसे ही अब कस्टमर क्या कर रहा है, अगर अलग से पैसे लग रहे हैं तो जीएसटी लगेगा। पर सर एक बात बताओ, जब आपने मोबाइल खरीदा तो आपने मोबाइल खरीदा 50,000 का, इसमें 1 साल की वारंटी थी, उन्होंने बोला कि यार 1 साल की और मिल जाएगी, आप 5,000 और दे दो, तो मेरे को मोबाइल पड़ा कितने का? सर दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई, और इस कंपोजिट सप्लाई में ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है दिस इज एंसिलरी, और प्रिंसिपल सप्लाई क्या है आपका? तो क्या 55,000 पे जीएसटी लग गया? हाँ। क्या अब आप वापस से एक्सटेंडेड वारंटी खरीदोगे? नहीं सर। अरे ये वैसा ही है, 1.5 व्यूज लिए, फिर उसके बाद व्यूज बढ़ा दिए। या तो आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि भाई 1.5 नहीं चाहिए हमको, तो क्या चाहिए, तो सामने वाला तो ज्यादा ही लेगा ना। तो सुनो ना यार ध्यान से, अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंडेड वारंटी के पैसे लिए गए, दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई, जहां पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। पर सर अगर कस्टमर अलग से कंपनी से वारंटी ले रहा है, या कस्टमर किसी थर्ड पार्टी से वारंटी ले रहा है, आजकल ये भी चलता है कि मैंने मोबाइल तो एप्पल से लिया है पर मैं वारंटी सैमसंग से भी ले सकता हूं। सर वो कर देगा भाई, पैसे दोगे तो वो सब कर देगा, अल्टीमेटली तो मोबाइल ही बनाना है। तो सर अगर आपने अलग से लिया है तो फिर अलग से हम जीएसटी की भी बात करेंगे। डन है क्या क्लास? ठीक है, तो एक बार देखो, अभिषेक करवा चौथ का कोई प्लान नहीं है, वो मेरे लिए प्लान करेगी ना बेटा, मैं थोड़ी उसके लिए प्लान करूंगा। वहां पर कल लड़कियों का दिल बड़ा टूट जाएगा। यार छोड़ो। तो देखो यार ध्यान से, समटाइम्स कंपनी प्रोवाइड एक्सटेंडेड वारंटी टू दी कस्टमर्स, क्या जीएसटी लगेगा? पहला, अगर कस्टमर अलग से कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर रहा है, या ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल सप्लाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई, और प्रिंसिपल सप्लाई पे जीएसटी लग जाएगा। पर अगर अलग से कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है, तो सर अगर अलग से कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है और फिर सप्लायर शेल पे, ठीक है बोलो भाई, बात क्लियर है क्या? बस इतनी सी बात है, ठीक है। बढ़ू आगे, अगले जो अमेंडमेंट है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। आपके लिए मैं इतनी शानदार चीजें लेके ना, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर बस यही करो आप। भाई अमेंडमेंट प्लेस ऑफ सप्लाई में बड़ा सिंपल, मिस्टर ए एमपी के, इन्होंने अमेजोन पे ऑर्डर करा, बिलिंग एड्रेस अलग है, डिलीवरी एड्रेस अलग है। ऐसा अक्सर होता है कि बिलिंग आप जब भी अमेजोन पे ऑर्डर करते हो पूछता होगा बिल आपके नाम पे और डिलीवरी आपको कहां कराने। अच्छा ये बिल टू शिप टू मॉडल नहीं है, बिल टू शिप टू तो तब होता है जब बिलिंग किसी और को, शिपिंग किसी और। यहाँ पे बिलिंग भी आप ही को हो रही है, डिलीवरी भी आप ही को हो रही है, बस डिलीवरी एड्रेस। तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई बिलिंग एड्रेस माने या डिलीवरी एड्रेस माने? सर बिलिंग एड्रेस इज नॉट रिलेवेंट, विच एड्रेस इज रिलेवेंट? डिलीवरी। हो गया अमेंडमेंट। दिखता बड़ा है। अभी आप एक ये पढ़ लो, एक काम करो, इतना सारा पढ़ लो, मिस्टर ए लोकेटेड इन एक्स स्टेट, मतलब ऑर्डर्ड ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेट इज अमेजॉन, डिलीवर होने वाला है कौन से स्टेट में? वाई स्टेट। वाई स्टेट कहां है भाई? महाराष्ट्र। अब डाउट ये आया कि भाई बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस, तो फिर क्लैरिफिकेशन आया कि हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेंगे एज पर सेक्शन 10(1) CA, और 10(1) CA बात बोलता है कि जहां पे गुड्स डिलीवर हुए बिलिंग एड्रेस इज नॉट रिलेवेंट। याद है आपको 10(1) CA, अगर रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया ओवर द काउंटर सेल। तो अगर अनरजिस्टर्ड को दिया और उसका एड्रेस अवेलेबल है
तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर। ये बात करी थी हमने कहां पे, 10(1) CA में। अब भाई एड्रेस तो है पर कौन सा एड्रेस, तो भाई देखो ध्यान से, इन्होंने बोला कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को गुड सप्लाई करते हो और बिलिंग और डिलीवरी एड्रेस अलग अलग है, तो सप्लायर में रिकॉर्ड डिलीवरी एड्रेस एज द एड्रेस ऑफ रेसिपेंट। इसका मतलब है इस केस में सर अमेजॉन इज सप्लायर और यहां पे डिलीवरी एड्रेस दैट इज महाराष्ट्र विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लेस ऑफ सप्लाई में आ सकता है, यही क्वेश्चन आपको बना के दे देगा और दो एड्रेस दे देगा, बिलिंग और डिलीवरी। तो ध्यान रखना बिलिंग इज इररिलेवेंट। क्या रिलेवेंट है सर, डिलीवरी एड्रेस। बोलो बात क्लियर है क्या? वाओ सर मेहनत तो करी आपने। अब आ जाओ आप टाइम ऑफ सप्लाई। बहुत बहुत जोरदार अमेंडमेंट है टाइम ऑफ सप्लाई। अमेंडमेंट कुछ भी नहीं है सर, जस्ट सॉर्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन। देखना ध्यान से, अपन तो आ जाओ सर इस पे। सपोज करो अतुल पटेल को कॉन्ट्रैक्ट मिला है और कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला है NHAI से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कॉन्ट्रैक्ट में अतुल भाई को रोड बनाना है। क्या सिर्फ रोड बना के अतुल भाई बोले कि ठीक है बन गया रोड चलो घर? यार ये ऐसे ये कोर्स पढ़ा के फैकल्टी रिवीजन नहीं करा रहा है। सिर्फ फैकल्टी का काम कोर्स पढ़ाना थोड़ी है, अमेंडमेंट लेना है, RTP लेना है, MTP लेना है, रिवीजन लेना है। अभी ये सब चीजें आपको मिलेगी, बस आप अपने YouTube में GST विद साहिल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है? वाह सर। अब सुनो ध्यान से, अतुल भाई ने NHAI का कॉन्ट्रैक्ट लिया क्या बनाने का? सिर्फ रोड नहीं बनाना है, रोड का कॉन्ट्रैक्ट 10-15 साल का होगा। ये मॉडल होता है DBOT मॉडल। DBOT मॉडल मतलब डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, कि आप ही डिजाइन करोगे, आप ही बिल्ड करोगे, ऑपरेट भी आप ही करोगे। ऐसा नहीं कि रोड बना के बस चल दिए। अरे भाई मैनेज करना पड़ता है। रोड बन गया मैनेज नहीं करा तो फिर रोड का तो सत्यानाश हो जाएगा। देखे ही आपने रोड पर NHAI के रोड काफी अच्छे होते हैं। भोपाल मुंबई ये सब NHAI के रोड है, जो यहाँ से इंदौर से भोपाल जा रहे हैं, इंदौर से मुंबई जा रहे हैं, ये सब बड़े बड़े रोड है। सिर्फ ये बनते नहीं है, बनने के साथ साथ मैनेज करने का काम भी किसका है? अतुल भाई का। अतुल भाई को बोलते हैं कंसेशनियर। कंसेशनियर बोलो, एजेंट बोलो, सप्लायर बोलो, ठेकेदार बोलो, बात एक ही है। मॉडल कौन सा? डिजाइन बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। डिजाइन भी करो, बिल्ड भी करो, ऑपरेट भी करो, फिर जो इसका राइट है वो किसको ट्रांसफर कर दो? सर ये तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस हुआ, क्योंकि कोई भी सर्विस जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा है उसी को बोलते हैं हम क्या? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। और कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में हमने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी, शायद आपको याद हो। सर टाइम ऑफ सप्लाई में हमने ये देखा था कि अगर सर्विस के 30 दिन के अंदर अंदर आपने इनवॉइस बना दिया सर्विस कंप्लीशन के, तो फिर हम टाइम ऑफ सप्लाई लेते थे इनवॉइस डेट और विच एवर इज। पर सर आपने सर्विस देने के 30 दिन तक नहीं बनाया। अच्छा ये 30 दिन 45 डेज हो जाएंगे बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस NBFC के केस में। तो ये 30 दिन तक आपने नहीं बनाया, आफ्टर 30 दिन बनाया, तो टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा आपका जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। अच्छा कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में मैं आपको बोलता था कि अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो अक्सर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट लिखी है तो इनवॉइस बन जाना चाहिए, पता है कब?
ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ। पर सर अगर कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं लिखी है, इसका कतई भी मतलब ये नहीं होता कि पेमेंट नहीं होगा। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं लिखी है तो पेमेंट तो होगा। तो फिर आपको इनवॉइस बनाने कब? ऑन और बिफोर डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। और याद करो, मैं एक और केस चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि सर अगर इनवॉइस इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, कि अगर मेरा घर बन रहा है और एक फ्लोर बन गया तो फिर उतने का इनवॉइस बन जाएगा, 2 फ्लोर बन गया तो उतने का इनवॉइस बन जाएगा, 3 बन गया तो उतने का इनवॉइस बन जाएगा। इनफैक्ट मैंने आपको इसमें एक एग्जांपल भी लिया था, आप पूरी फीस दो ही मत। कोर्स हो गया 60%, रिवीजन हो गया 20%, अमेंडमेंट हो गया 10%, आरटीपी हो गया 10%। इसको बोलते हैं क्या? कि आपने क्या कर दिया, इवेंट से लिंक कर दिया कि भाई फर्स्ट फ्लोर बना तो इतना पेमेंट, सेकंड बना। अब सर आपको इनवॉइस बनाना है पता है कब? ऑन और बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट। और जनरली एनएचआईए का कॉन्ट्रैक्ट यही होता है। एनएचएआई इसको ऐसे पैसा थोड़ी देगी अतुल को, क्योंकि 10-15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। हम बोलेंगे देखो अतुल भाई 1000 किलोमीटर बनाना है और 1000 किलोमीटर के 10 करोड़ है, तो हर 100 किलोमीटर के बाद हमारा आदमी आएगा, चेक करेगा, सही रहेगा तो 1 करोड़ देके जाएगा। हो सकता है 500 किलोमीटर के बाद तुम्हारा इंटर का अटेम्प्ट आ जाए और तुम बोलो यार अब तो मैं नहीं बना रहा। हाँ तो ठीक है, फिर तुम कितने का हम इनवॉइस बना देंगे? 500 किलोमीटर तक 5 करोड़ रुपए तक का हम तुमको पेमेंट दे देंगे और इनवॉइस बन जाएगा। तो जनरली एनएचएआई के कॉन्ट्रैक्ट में कौन सा होता है? मतलब सर लॉ मेकर बोलता है जैसे जैसे इवेंट होते जाए वैसे वैसे आप क्या बना देना? इनवॉइस। ठीक है, डन है क्या? मतलब अगर इनवॉइस टाइम पे बना दिया, इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। पर अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं बनाया तो सर्विस कंप्लीट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। पर अब एक लॉजिकली एक बात बताओ, ये जो सर्विस कंप्लीट वाली बात है ये आपको बेतुकी नहीं लगती? क्योंकि सर सर्विस तो कब कंप्लीट होगी? 10-15 साल बाद। तो लॉजिकली पता है अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं बनाया तो बाय डिफॉल्ट कौन सी डेट होती है? पेमेंट की ड्यू डेट। तो सर ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में रोड भी बनाना है, ऑपरेट और मैनेज भी करना है। इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या? इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर इफ इनवॉइस इशूड विद इन टाइम। और अगर टाइम पे इशू नहीं हुआ तो प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। सर वो कौन सी तारीख है जब इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए? क्योंकि ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो इसमें मैंने बोला अगर इवेंट से लिंक्ड है तो ऑन और बिफोर कंप्लीशन। तो कंप्लीशन के पहले पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। हो गया तो बहुत बढ़िया, इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विचएवर इज अर्लियर। और नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट कौन सी डेट? पेमेंट डेट, क्योंकि सर सर्विस कंप्लीट होने का इंतजार थोड़ी करेंगे, सर्विस तो बहुत बाद में कंप्लीट होगी। और ये जो पेमेंट होता है ना अतुल को, पेमेंट HAM मोड में होगा। HAM इज हाइब्रिड एन्युटी मोड, कि हम हौले हौले पैसा देंगे और हौले हौले पैसे के साथ ब्याज भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। इसका मतलब है सर फिर वो इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगा क्या? हाँ, इंटरेस्ट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगा। मतलब जीएसटी दोनों पे लगेगा और वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंटरेस्ट भी जुड़ेगा। और उसका टाइम ऑफ सप्लाई सर इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी का टाइम ऑफ सप्लाई जब मिला, जितना मिला उसको हम कम जीएसटी मानते। ठीक है सर, इसका क्रक्स क्या है? अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हुआ, इनवॉइस और पेमेंट टाइम पे इशू नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट क्या? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मतलब ये शायद ही किसी से बनेगा, अगर एग्जाम में आया तो क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन बना रहा हूं। यहाँ पे एनएचएआई है और यहाँ पे अतुल है, उन्होंने ऐसा एग्जाम में पूरा क्वेश्चन बनाया। उन्होंने भी यही बोला कि भाई 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है और 100 किलोमीटर तक है, रोड बनाना है, हर 20 किलोमीटर पे पेमेंट हो जाएगी। हर 20 किलोमीटर पे क्या हो जाएगी? पेमेंट। कितनी पेमेंट हो जाएगी सर?
तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 कितनी हो जाएगी भाई? 20 करोड़। हाँ, तो क्या इतने बड़े अमाउंट की आदत नहीं है ना इसको। तो 100 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? 20। अब एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा शानदार आ सकता है। ये ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 25 अक्टूबर, फिर 25 नवंबर, 25 दिसंबर, 25 जनवरी, इधर बनते गए। 20 किलोमीटर बन गया, 20 किलोमीटर बन गया, 20 किलोमीटर बन गया, और कितना बन गया? बाय डिफॉल्ट इनवॉइस इस तारीख तक इशू हो जाना चाहिए। फिर ये एक और डेट देंगे। ये तो इन्होंने किसकी डेट दे दी? कंप्लीशन ऑफ इवेंट। अब जरूरी थोड़ी है भाई कंप्लीट हो गया पेमेंट दे दिया आप, सर सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, पेमेंट को इतनी आसानी से तो मिलने वाला है नहीं। कभी कभार जल्दी मिल जाएगा, कभी कभार बाद में मिलेगा। तो पेमेंट का डेट कुछ ऐसा है। पहले केस में 26 अक्टूबर, फिर सरकार ने एडवांस में दे दिया 24 नवंबर, फिर सरकार ने अपने को पेमेंट दिया ही नहीं, तो थर्ड केस में पेमेंट सरकार ने नहीं दिया। ठीक है भाई। फोर्थ केस में सरकार ने बोला कि यार अब फोर्थ केस में हम आपको एडवांस में पेमेंट दे देते हैं, कब? 20 जनवरी, और थर्ड वाला भी पेमेंट हम आपको दे देते हैं। अब वो बोलेगा कि बताओ इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या? तो हम बोलेंगे भाई देखो, टाइम ऑफ सप्लाई मतलब इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर, अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया। अब टाइम क्या है इनवॉइस का? कि भाई अगर कंप्लीशन ऑफ इवेंट है तो जैसे जैसे इवेंट खत्म होगा वैसे वैसे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। 25 अक्टूबर तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, एज्यूमिंग कि हो गया कब? 25 अक्टूबर। तो 25 अक्टूबर और पेमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। तो भाई अब देखो टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ गया? अज्यूमिंग क्या इशू हो गया है सर? 25 नवंबर। अब एज्यूमिंग इनवॉइस इशू हो गया है तो फिर वापस से 25, सर पेमेंट जल्दी आ गया ना, तो फिर क्या हो गई? 24 नवंबर। सर 25 दिसंबर को तो पेमेंट हुआ ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, 25 दिसंबर को क्या हो गया है? इनवॉइस की ड्यू डेट तो हो गई है, तो इनवॉइस। और अगर मैं बोल रहा हूं 25 जनवरी और 20 जनवरी, तो इसमें से विच एवर इज। और सर अगर इनवॉइस इशू होता ही नहीं तो भाई हमें कोई लेना देना नहीं, इनवॉइस इशू नहीं होता। अगर इनवॉइस इशू नहीं होता तो हम तो कौन सी डेट पकड़ लेते? पेमेंट की ड्यू डेट। डरे क्या क्लास? बोलो यूट्यूब वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, आया क्या ये समझ में? है बड़ा तगड़ा है ना, मतलब ये कोई ऐसा वैसा नहीं है। आप खुद से पढ़ते ना तो आपको ऐसा रियलाइज होता भाई क्या ही लिखा हुआ है। अब पढ़ लो खुद से। कौन सा मॉडल? किसका? जहां पे कंसेशनर, कंसेशनर कौन? अतुल भाई। अतुल भाई को सिर्फ रोड बनाना नहीं है, मैनेज भी करना है। कितने साल का रहता है? 15 और 17 साल का। और पेमेंट भी सर ऐसा हौले हौले पेमेंट होगा। ठीक है। अब देखो क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन क्या है? कौन सा मॉडल है? डीबीओटी। डीबीओटी को क्या करना है सर? अतुल भाई तुमको बनाना भी है, ऑपरेट भी करना है और मैनेज भी करना है। किसके बीच में एग्रीमेंट हो गया है? एनएचएआई और अतुल भाई के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। एचएएम कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि भाई आपको हम हौले हौले पेमेंट देंगे, जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे हम आपको पेमेंट देते रहेंगे। इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि सेम अपीयर्स टू बी व्हाट, क्योंकि कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा है उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब देखो ध्यान से, सर टैक्स लायबिलिटी कब अराइज होगी? एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इफ इनवॉइस इज इशूड ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड डेट और द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट। अगर आपने इनवॉइस टाइम पे इशू कर दिया, वो जैसा अपन ने क्वेश्चन में करा, पर सर अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं करा तो यार अब हम इंतजार थोड़ी करेंगे कि यार कब सर्विस कंप्लीट होगी, सर्विस तो 15 साल बाद कंप्लीट होगी। तो उस केस में क्या?
और एक और लास्ट बात कि सर वो जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है क्या वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ेगा? हाँ सर, इंटरेस्ट कंपोनेंट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि सर हमने वो सेक्शन 15 में पढ़ा था ईडियट्स में जो आई था वो था हमारा इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी। तो इंटरेस्ट कंपोनेंट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जोड़ा जाएगा। डन है क्या क्लेस? तो बस टाइम ऑफ सप्लाई का ये शानदार अमेंडमेंट है, हो सकता है इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिखे। इसके बाद अगला है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई का भी अच्छा अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट सारे अच्छे आए। वैल्यू ऑफ सप्लाई में अमेंडमेंट आया फॉर स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। याद है आपको? लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और कसिनोस। इसमें इन्होंने बोला कि जो भी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है ना, जब आप पैसा डिपॉजिट करोगे तभी हम इसकी बात कर लेंगे। मतलब अगर आज अतुल भाई ने सोचा कि यार मेरे को गेम खेलना है, वाओ सर, जिंदगी अतुल भाई के साथ गेम खेल रही है, अरे वो अलग है राजा। अतुल भाई ने सोचा है CAVA में कुछ नहीं रखा है, मेरे को विंजो पे गेम खेलना है, खेलो। विंजो पे अतुल भाई ने 10,000 रुपए डाले, इस पे GST 28%। अब 10,000 पे 28%, तो अतुल भाई तुम्हें सिर्फ 10 नहीं देने, 12,800 देने, पर तुम्हें कॉइन्स कितने मिलेंगे? अब इस 10 से तुमने 20 जीते, कोई GST नहीं लगेगा। सर हम 10 के 0 हो गए, कोई GST नहीं लगेगा। GST सिर्फ एक ही टाइम पे लगेगा जब आपने पैसा, सर अतुल भाई ने इस वॉलेट से निकाल के दूसरे वॉलेट में डाल दिए, हाँ तो भी GST लगेगा ना, क्योंकि इस वॉलेट से विड्रॉल है और दूसरे वॉलेट में डिपॉजिट। एक क्वेश्चन CA फाइनल में आया था 5 मार्क्स का, सेम प्रोविजन पे। आपको आया या नहीं आया पता नहीं, पर अगर आपको अच्छी किस्मत हुई तो बहुत बार क्या होता है ना, मैं जो क्वेश्चन बोलता हूं वो एग्जाम में आ जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो फाइल है बड़ी अच्छी है, हो सकता है अगर उसको टफ बनाना हो तो कट कॉपी पेस्ट फाइनल का क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट में आप ही को दे दे। तो अपन ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया है, आप साथ साथ में क्वेश्चन को ध्यान से देखना। विन हेयर एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। भाई अनिल भाई ने कितना डिपॉजिट करे? 15,000। अच्छा, इस 15,000 में लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ GST। आपको भी मालूम है 28% का रेट है, और अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो तो 15,000 इंटू 100, तो बताओ ना कितनी क्या आ रही है? %28 डायरेक्ट मत माइनस कर देना, 11,000 ये हो गई हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई, 11,718। ठीक है, मतलब खेलने को तो मिलेगा बट कितने अमाउंट से? 11,718। अब देखो ध्यान से, डायरेक्ट मत माइनस करना, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ GST। इतने से खेलने को मिलेगा। अब भाई इसने 2,500 रुपए यूज करे तो माइनस करते जाओ 2,500। कोई GST लगेगा क्या इस पे? सर कोई GST नहीं, कोई डिपॉजिट है नहीं, कर दिया माइनस। फिर भाई क्या किस्मत चली, कितने रुपए जीत गए यार। ऐसा होता है जनरली, लगता है जीतते हैं पर बाद में हारते भी हैं। ठीक है, अतुल भाई के ज्यादा बढ़िया पैसे हो गए, 2,511। अभी पैसे तो बचे यार इसके, अनिल भाई के। फिर अब लालच का पलड़ा बाड़ी भारी होता है। एक और पोर्टल है, दूसरा पोर्टल, जिसमें भाई अनिल भाई ने कितने रुपए लगाए? ओहो, वो भी किस पे? अमाउंट ऑफ सच बेट वॉज पेड थ्रू मास्टर वॉलेट विद द एप्लीकेबल टैक्सेस। 12,000 इन्होंने इसमें से निकाल लिए और दूसरे में डाल दी। क्या GST लगेगा? हाँ सर GST तो लगेगा, पर ये 12,000 इंक्लूसिव नहीं है, ये तो फिर लगाना पड़ेगा। तो और भाई साहब, ही लॉस्ट द बेट, पूरे 12 गए। सिर्फ 12 नहीं गए, 12 तो गए और 28% क्या भी गया। तो करो 28% 12,000 का, 3,360। और खेलो गेम। इन्होंने हमसे पूछा है कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू। भाई दो टैक्सेबल वैल्यू, एक तो 11,718
और दूसरा 12,000, यही डिपॉजिट करे, यही टैक्सेबल वैल्यू है। दूसरा ये पूछ रहे हैं कि कितना पैसा हमारे पास नेट में बचा, 4859। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में यही एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने इसमें आंसर भी आपको दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट करा, तो सर पहला तो आया 11,719 और दूसरा क्या आया हमारा 12,000, और दूसरे में सर हमने क्या निकाला, नेट अमाउंट ट्रांसफर्ड। देखो इनिशियल डिपॉजिट 2511, फिर 12, फिर 3360। एक डाउट आता है बच्चों को कि सर 12,000 जोड़े क्यों नहीं आपने, अरे 12,000 मैंने अलग से डिपॉजिट नहीं करे, इसी में से निकाल के डिपॉजिट करे। अगर लालच का पलड़ा बहुत भारी होता, पैसे तो पड़े थे ना यार, और अगर मैं अलग से और डिपॉजिट करता तो मैं यहां पे 12,000 पहले प्लस करता, ये तो अच्छा है भाई, वरना अगर और डिपॉजिट करते तो वो भी हारते। आए बात समझ में? तो हो सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। और मजे की बात बताए, इस क्वेश्चन की हिस्ट्री है। क्या हिस्ट्री है? सबसे पहले ये सीए फाइनल आरटीपी में आया, आरटीपी के बाद ये एग्जाम में आया। अब मेरे को लग रहा है हिस्ट्री कंटिन्यू होगी, एग्जाम के बाद फाइनल के बाद ये कहां कूदी मारेगा, तो हो सकता है ये आ जाए। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया सर। आईटीसी वाला तो हो गया हमारा। हाँ, आईटीसी में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, बहुत ही सिंपल है। वो कुछ कुछ केसेस में क्या रहता है ना, सप्लायर होता है हमारा अनरजिस्टर्ड, सप्लायर इज व्हाट, अनरजिस्टर्ड, और रेसिपेंट होता है हमारा रजिस्टर्ड। इसमें कुछ तो 9(4) के केसेस होते हैं, बिल्डर, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, 80% गुड्स आपको रजिस्टर्ड से खरीदने होते हैं, 20% आपको किससे खरीदने होते हैं, अनरजिस्टर्ड से। याद है छोटी मोटी बातें, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, पर फिर भी मैंने आपको बताया था कि अगर अपन ने 1% खरीदा रजिस्टर्ड से तो आपका बैलेंस कितना बचा, क्योंकि 80 खरीदना था, तो इस 79% पे क्या लगता है। और कोई दूसरे भी जो आरसीएम के केसेस हैं वहां पे भी सर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपेंट क्या है। अब बात सिर्फ इन्होंने इतनी सी बोली है कि आईटीसी की लास्ट डेट क्या होती है, 30 नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, विच एवर इज। और मैंने आपको बताया था कि डेबिट नोट की तारीख अलग दिखते हैं, इनवॉइस की तारीख अलग दिखते हैं। इनफैक्ट सितंबर वाला पेपर रिव्यू देखना, उसमें यही क्वेश्चन आया था, एक डेबिट नोट की तारीख दे दी थी, तो आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि डेबिट नोट की तारीख अलग ट्रीट होती है और इनवॉइस की तारीख अलग ट्रीट होती है। अब इन्होंने बस इतना सा क्लैरिफाई करा है कि ये कौन से फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है। तो इन्होंने बोला कि वो फाइनेंशियल ईयर की बात चल रही है जब रेसिपेंट ने क्या इशू करा है, इनवॉइस। सप्लायर थोड़ी इनवॉइस इशू करेगा, इनवॉइस कौन इशू करेगा, क्योंकि आरसीएम है। तो अगर रेसिपेंट ने लेट इनवॉइस इशू करा तो सर फिर उस इनवॉइस की तारीख से आपको देखना है क्या। आया समझ में? तो सर जैसे ही जो इनवॉइस की तारीख है, बस उस इनवॉइस की तारीख से आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर लेट इशू करा तो ठीक है, आईटीसी की डेट भी आगे बढ़ जाएगी, पर उसको साथ साथ में आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी देना पड़ेगा। तो वो बड़ा ही सिंपल सा प्रोविजन है, ये सिर्फ लिखा हुआ है कि देखो जब रेसिपेंट ने क्या इशू करा, इनवॉइस। अगर टाइम ऑफ सप्लाई के बाद इनवॉइस इशू करा, याद है आपको आरसीएम, टाइम ऑफ सप्लाई। अरे यार गुड्स के केस में क्या होता था, 31 डेज फ्रॉम इनवॉइस, डेट ऑफ रिसीव ऑफ गुड्स और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर्विसेज के केस में होता था 61 डे फ्रॉम इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर इनवॉइस बाद में इशू करा है तो अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट भी लगेगा और अकॉर्डिंगली पीनल प्रोविजंस भी लग जाएंगे। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये तो हो गया आरसीएम। आपको मालूम है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में डक्ट और मैनहोल्स लगते हैं। ये क्या होता है सर, डक्ट और मैनहोल्स? हाँ देखो ये रे डक्ट और मैनहोल्स, ये दिख रहे हैं आपको डक्ट और मैनहोल्स, ये इसको मैनहोल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? मैनहोल्स। ये डक्ट मैनहोल्स लगते हैं ऑप्टिकल फाइबर की केबल को बिछाने में। डाउट ये आया कि इसका क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई हमने पढ़ा था प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलता है, टेली कम्युनिकेशन टावर का क्रेडिट नहीं मिलता। पर जो ऑप्टिकल फाइबर बन रही है, केबल बन रही है, क्या ऐसा क्रेडिट कोई ब्लॉक्ड है? कोई ब्लॉक्ड नहीं है। तो लॉ मेकर ने क्लैरिफाई करा कि जो भी पीवीसी डक्ट शीट ये यूज हो रहे हैं, इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो सर याद रखना, पक्की गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि एग्जाम में वो लिख के देगा डक्ट, और यही पूछेगा कि बताओ क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो पहला क्वेश्चन आता है ना आईटीसी का, उसमें देखना वो चुप्पे चाप बोल देगा डक्ट एंड मैनहोल्स परचेज फ्रॉम दिस। तो सर अगर आप डक्ट और मैनहोल्स खरीद रहे हो ना, तो ये प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में कवर्ड है और इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड आईटीसी इज नॉट ब्लॉक्ड इन केस ऑफ व्हाट, डक्ट एंड मैनहोल्स। अभी आप उस पे इंजीनियरिंग मत करो, डक्ट क्या होता है, मैनहोल्स क्या होता है, ये फिर किसी आईटी मैन को बुलाना पड़ेगा, वो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो आपको पूरा डिटेल में बताएगा ये डक्ट होता है, ये मैनहोल्स होता है। अभी बस आप इतना ध्यान रखो, ये डक्ट शीथ मैनहोल्स, इसका क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। दिस आईटीसी इज नॉट ब्लॉक्ड। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कोई अमेंडमेंट आया है, इतना सा छोटा सा अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन में कि जो ऑनलाइन मनी गेमिंग वाले होते हैं जो इंडिया के बाहर है, इन्हें अपना पैन और स्टेट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। तो बस रूल 81 हैज बीन अमेंडेड टू एक्सक्लूड, किसको एक्सक्लूड करा है, ऑनलाइन मनी गेमिंग। इन्हें क्या नहीं बताना है, पैन और स्टेट। जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इन्हें पैन और स्टेट बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आपके सारे अमेंडमेंट्स खत्म होते हैं। इंस्टीट्यूट की अमेंडमेंट लिस्ट बड़ी है, उससे घबराना नहीं है। जो अमेंडमेंट ऑलरेडी हमारी बुक में कवर्ड है वो हमने उसके साइड पे साइड ही पढ़ लिया था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो अमेंडमेंट कवर्ड नहीं है सिर्फ वही वाले अमेंडमेंट इसमें है। मतलब अगर आप हमारी बुक से पढ़ रहे हैं तो बस अमेंडमेंट ये वाले देख लेना और जो अमेंडमेंट उसमें है वो देख लेना। सर एक बार हमें इंस्टीट्यूट की फाइल दिखाओ तो सही। हाँ मैं इंस्टीट्यूट की फाइल दिखा देता हूँ, क्योंकि जनरली क्या है ना, वो वाली फाइल से आप थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से भी ऐसे घुमा के जाओगे ना तो आपको पता रहेगा कि इंस्टीट्यूट इसमें से पूछता है। अमेंडमेंट आर वेरी मच रिलेवेंट फॉर एग्जाम, उसमें से 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। आरटीपी और अमेंडमेंट इनको कभी नहीं छोड़ना, एमटीपी छोड़ दो, नॉट रिलेवेंट। किसको नहीं छोड़ना, आरटीपी और अमेंडमेंट। तो सर एक बार हमको ये दिखाई दो आखिरकार, हाँ देख लो बेटा। ठीक है, सप्लाई, सप्लाई चैप्टर में वो कसिनो हॉर्स रेसिंग ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। स्केड्यूल 3 स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या क्या आता है, लॉटरी, बैटिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग। बोलो क्लियर है क्या? फिर ये फूड एंड रेस्टोरेंट, थोड़ा थोड़ा अपन ने पहले से ही अपनी बुक में है। फूड एंड रेस्टोरेंट का क्या था कि सर वो जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना, अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो, कॉम्बो पैक में आपको खाना भी मिल रहा है, खाने के साथ साथ आपको मूवी भी मिल रही है, तो इंपॉर्टेंट हमारी मूवी है। तो कंपोजिट सप्लाई में जो मूवी का जीएसटी रेट है वही पूरे सप्लाई पे लग जाएगा। ठीक है, और सर अगर आप अलग अलग ले रहे हो तो अलग अलग ले रहे हो तो मूवी अलग और फिर पॉपकॉर्न अलग। ठीक है, ये शेयर्स वाली बात ऑलरेडी हो चुकी थी कि अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी में शेयर्स होल्ड करती है तो शेयर्स आर सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज के ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं होती है।
ठीक है, और फिर वो हमने ये सब क्लैरिफिकेशंस देखे, ध्यान रहेंगे ये सब क्लैरिफिकेशंस, ठीक है, आज ही अपन ने कवर करे। सर वो चार्ज ऑफ जीएसटी इसके हमारे ऑलरेडी कवर्ड है। छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ कि डायरेक्टर अगर पर्सनल कैपेसिटी में कोई सर्विसेज दे रहा है तो उस पर आरसीएम नहीं लगता, उस पर क्या ही लगता है, फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है। और अगर डायरेक्टर प्रोफेशनल कैपेसिटी में सर्विस दे रहा है जिसका टीडीएस 194J या जेबी में कटा है तो उस पर आरसीएम लगेगा, और कौन पे कर देगा, कंपनी पे कर देगी। ठीक है, ये सब ऑलरेडी कवर्ड है। ठीक है, हाँ सर ये वाला पॉइंट, तो ये वाला वो ओमनी बस में एक स्पेशल हमने देखा था कि सर क्या था ना, 95 के बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर थे। उन 95 के ई कॉमर्स ऑपरेटर में सिर्फ ऐसा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, बस उसमें अब एक छोटी सी बात कर दी है, क्या, एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस। ये सब नोट्स में कवर्ड है, इसलिए अमेंडमेंट में नहीं बताया। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई वो ओवर द काउंटर ऑलरेडी डिस्कस हो गया था 10(1) CA। एड्रेस अवेलेबल है तो फिर एड्रेस ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, और अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, फिर वो डिलीवरी एड्रेस की बात हमने कर ली। एडवर्टाइजमेंट के सर्कुलर ऑलरेडी कवर्ड थे कि एडवर्टाइजमेंट में सिंपल सा बता देता हूं कि अगर आपने जगह खरीदी तो फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला सेक्शन लगेगा 12(3), पर अगर आपने जगह नहीं खरीदी और एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज खरीदी तो फिर 12(2) आपका जनरल सेक्शन लगेगा। ठीक है, ये सब नोट्स में कवर्ड है। एग्जम्पशन वाले चैप्टर में बधाई हो, कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये अमेंडमेंट पहले ही आ चुका था और नोट्स में कवर्ड है कि अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटाइजेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्लम इंप्रूवमेंट की सर्विसेज दे रही है, सॉरी स्लम इंप्रूवमेंट और अपग्रेडेशन, ये सारी सर्विसेज अगर कोई भी पर्सन किसको दे रहा है, गवर्नमेंट अथॉरिटी, नॉट गवर्नमेंट एंटिटी, तो फिर ये क्या है हमारा एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टाइम ऑफ सप्लाई का NHAI का सर्कुलर आया, वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, ITC काफी शानदार तरीके से इसमें डक्ट और मैनहोल का देख लेना। रजिस्ट्रेशन में हमने ऑलरेडी बातें पढ़ी हुई है। अब पर्सन का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, मतलब अगर अब प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, अगर आप नहीं भी होगे तो भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है। ये रिपोर्ट अपलोड करने का टाइम लिमिट ऑलरेडी कवर्ड है। बैंक अकाउंट की डिटेल्स अब 30 दिन में अपलोड होती है, और GSTR 1 विचएवर इज अर्लियर, पहले 45 डेज की लिमिट होती थी, नोट्स में हमने ऑलरेडी अमेंड करा हुआ है 30 दिन जब से रजिस्ट्रेशन आया, और GSTR 1 विचएवर इज अर्लियर। ठीक है, ये सिस्टम बेस्ड कुछ काम का नहीं है। रिवोकेशन की टाइम लिमिट ध्यान रखना, पहले 90 दिन और 180 दिन, पहले 30 दिन हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 90 दिन, और एक्सटेंशन कितना 180 डेज। ये सब इसलिए अमेंडमेंट की क्लास में कवर्ड नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पुराने अमेंडमेंट लेक्चर में कवर्ड है, और आपके लिए तो ये सब क्लास में ही कवर्ड करवा दिया गया था। ठीक है, रूल 81, हाँ यार ये वाला पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे मन से आ रहा है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये मतलब मैं क्लास में भी चिल्ला चिल्ला के बोलता था, क्या अनरजिस्टर्ड पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच सकता है विदाउट GST नंबर? हाँ सर, आप ब्लिंकिट पे बेच सकते हो, हाँ बेच सकते हो। कौन से नंबर से? एनरोलमेंट नंबर से। पर आपको कुछ वादे करने पड़ेंगे, अगर आपको याद हो कि इंटरस्टेट नहीं करेंगे, एक से ज्यादा ई कॉमर्स ऑपरेटर से नहीं करेंगे, पैन होना चाहिए, ये ऑलरेडी कवर्ड है। ये वाला बंदा चाहे तो कंपोजिशन भी ले सकता है। ठीक है, तो बस ये सारी कंडीशन, हो सकता है 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन यही आ जाए कि भाई फलाना है, अनरजिस्टर्ड है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचना चाहता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर बोल रहे हैं इंट्रा स्टेट बेचेंगे, बेच सकता है? हाँ सर बेच सकता है, और कंपोजिशन स्कीम भी ले सकता है विद बिहाफ ऑफ एनरोलमेंट नंबर, बस ये सारी कंडीशंस लग जाएगी। डन। ठीक है सर, वो आधार ऑथेंटिकेशन का पायलट प्रोजेक्ट एक तो गुजरात में भी है, पुडुचेरी में भी एक्सटेंड हो गया है, और आंध्र प्रदेश में भी एक्सटेंड हो गया है। कवर्ड इन नोट्स, कोई जरूरत नहीं इसको देखने की। सर ई इनवॉइस की थ्रेशोल्ड लिमिट कब से कितनी हो गई है? 5 करोड़। गए जमाने जब 10 करोड़ की लिमिट होती थी, अपडेटेड लिमिट कितनी है भाई? 5 करोड़। अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSUs को इनवॉइस दे रहे हैं, क्या ई इनवॉइस आएगा? हाँ सर, हर B2B केस में ई इनवॉइस आएगा। अगर मैं खुद सप्लायर हूं
और मैं खुद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हूं तो ई इनवॉइस नहीं आएगा। पर मैं एक बिजनेस हूं और मैं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इनवॉइस बना के दे रहा हूं, उसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके रखा है बट एज अ टीडीएस डिडक्टर, तो उस केस में सर ई इनवॉइस की बात होगी। हर B2B के केस में ई इनवॉइस की बात होगी। ये ऑलरेडी हमारे अमेंडमेंट नोट्स में पहले वाले कवर्ड है। पेमेंट ऑफ टैक्स में इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, पुरानी अमेंडमेंट वीडियो या अगर आपका अपडेटेड नोट्स है तो कवर्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टीडीएस सीसीएस वाला पॉइंट भी कवर्ड है। रिटर्न वाले चैप्टर में रूल 88D देख के जाना एग्जाम में, एक 88C होता है और एक क्या होता है 88D। बस ये 88D क्या था सर, आईटीसी दिख कम रही है 2B में और आपने अवेल ज्यादा करी, तो उस केस में नोटिस आएगा, उस नोटिस का जवाब देना रहता है। कितने दिन के अंदर अंदर? 7 दिन के अंदर अंदर आपको जवाब देना पड़ता है। अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री कोई दिक्कत नहीं, और अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स लगाया जाएगा। ठीक है, डन है क्या क्लास? तो इसका मतलब है सर अगर हमारे पुराने अमेंडमेंट्स या हम अगर आप ही की बुक से पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ यही अमेंडमेंट्स देखने हैं, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा अमेंडमेंट का वीडियो खत्म होता है। चैनल पे बने रहें, चैनल पे वो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि अब इस चैनल पे आपको आपके अटेम्प्ट्स के आरटीपीस और अपडेटेड रिवीजन लेक्चर्स देखने का भी मौका मिलेगा। तो टाटा बाय बाय, सी यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।